हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज हम हल करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम हल कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में हम जो अध्ययन करेंगे उसके बारे में यदि हमें समझना है तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को आपको पहले देखना होगा और उसको समझना होगा, क्योंकि चैप्टर का बेसिक स्टार्ट वाले पार्ट में समझा दिया जाता है और उस बेसिक के आधार पर ही हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और हम जानते हैं कि विज्ञान का अर्थ भी एक तरह से होता है कि क्रमबद्ध अध्ययन। तो क्रम से हम इन सभी पार्टों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें आगे वाले पॉइंटों को समझने में कोई समस्या नहीं आती है और टॉपिक वाइज हमारे सभी टॉपिक क्लियर होते जाते हैं। तो पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, पार्ट सेकंड जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के प्रकार और किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को जांचने वाले उपकरण इलेक्ट्रोस्कोप अर्थात विद्युतदर्शी के बारे में अध्ययन किया है। तो आप उन दोनों पार्ट को ज़रूर देखें। उसके बाद पार्ट थर्ड आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। पॉइंट को समझने में यदि कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि इस जगह पर हमें समस्या आ रही है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पार्ट सेकंड में आपको बताया गया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने का तात्पर्य होता क्या है, मतलब क्या होता है कि धनात्मक आवेश क्या है और ऋणात्मक आवेश क्या है। तो देखते हैं हम धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का तात्पर्य। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। टॉपिक के अनुसार विद्युत आवेश अर्थात किसी वस्तु पर जब आवेश होगा, और आवेश या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, तो उस वस्तु पर आवेश जब होगा तो वह आवेश किसके कारण होगा, और वो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण, इस सिद्धांत के अनुसार। तो अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं कि किस प्रकार आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन कण जो है वो उत्तरदायी होता है, जिसको हम यहाँ समझते हैं कि आवेश किस प्रकार से प्राप्त होता है और क्या तात्पर्य होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बना हुआ होता है। जिस पदार्थ में द्रव्यमान होगा उन सभी पदार्थों के अंदर परमाणु भी विद्यमान होगा। तो सभी द्रव्य जो होते हैं उनमें द्रव्यमान होता है और सभी में परमाणु विद्यमान होते हैं। तो अब हम यह जानते हैं, जो कि पीछे की कक्षाओं में हम अध्ययन कर चुके हैं, कि परमाणु का जो निर्माण होता है वो मूलभूत तीन कणों से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका हम केमिस्ट्री में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ से हम समझते हैं कि किसी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश उस परमाणु के एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाम दिया था नाभिक। और नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस छोटे से भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों तरफ परमाणु की कक्षाएं होती हैं, जो आप जानते हैं। प्रारंभ में इन कक्षाओं को वर्ताकार बताया गया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिक सोमरफेल्ड के द्वारा इन कक्षाओं को दीर्घ वर्ताकार बताया गया था, अर्थात अंडाकार आकृति की बताया गया था। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो कण है वह इन कक्षाओं में इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो कण है वो आपके नेगेटिव कण है तथा प्रोटॉन जो है वो आपके पॉजिटिव कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वह
उदासीन होता है। तो यहाँ नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन धनावेशित कण है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिक में दो ही कण हैं, दोनों में एक के ऊपर आवेश नहीं है, एक के ऊपर आवेश है। तो नाभिक पर जो आवेश होगा वो भी किसकी वजह से होगा? प्रोटॉनों के कारण। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा है? पॉजिटिव। इस कारण से नाभिक पर जो आवेश होगा वह किस प्रकार का होगा? धनावेश होगा। तथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है, तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमता रहता है, यानी चक्कर लगाता रहता है। ये थी परमाणु की एक संरचना के बारे में जानकारी। अब चूँकि नाभिक धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो यहाँ पर ऋणावेशित कण और धनावेशित कणों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, अर्थात यह नाभिक इसको अपनी ओर खींचता रहता है। परमाणु वाले पाठ में गहराई से अध्ययन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता क्यों नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो वहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है। तो इस प्रकार से परमाणु की जो अंतिम कक्षा होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम लगता है। इस कारण से ही यह अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है। तो यह देखा था हमने परमाणु की एक तरह से सामान्य जानकारी। तो अब यहाँ से थोड़ा और देखें कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉनों की होती है। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनों की होती है। अब चूँकि हमने यहाँ पर देखा कि प्रोटॉनों के ऊपर चार्ज है वो कैसा है? प्लस का, और इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कैसा है? माइनस का, अर्थात ऋणात्मक आवेश। जब इस संपूर्ण परमाणु का टोटल आवेश ज्ञात किया जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर Q से दर्शा दिया है, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितना आवेश प्रोटॉनों पर है उतने ही मान का आवेश किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रॉनों पर। मान दोनों पर बराबर है लेकिन प्रकृति विपरीत है। तो जितना मान प्लस का उतना ही मान माइनस का है। इस कारण से टोटल मान कितना हो जाएगा? 0। तो हम यह कह सकते हैं कि एक परमाणु जो होता है वह विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। एक सामान्य परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो कुल आवेश जो होगा वह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और परमाणु जो है वह विद्युत रूप से क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। दूसरा, अब हमने यह भी देखा कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। तो कुछ पदार्थों के अंदर ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर अधिक बल से बंधा हुआ होता है, जबकि कुछ पदार्थों में यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। तो अब यदि अधिक बल से बंधे हुए पदार्थ के परमाणु और कम बल से बंधे हुए परमाणु वाले पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है या कोई प्रक्रिया की जाती है, तो उस समय कम बल से बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अधिक बल से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ की ओर स्थानांतरित हो जाता है। हम यहाँ पर देखें कि कुछ पदार्थों के परमाणुओं की अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के कम आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है, अर्थात इस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, जिससे इनके मध्य जो बंध बना हुआ है, जिससे यह जुड़ा हुआ है, वो कम कसकर बंधा हुआ होगा। तथा कुछ पदार्थों के जो परमाणु हैं उनमें यह इलेक्ट्रॉन अधिक बल से कसकर बंधा हुआ होता है। तो अब यदि इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन कम कसकर बंधा हुआ है और एक में अधिक बल से कसकर बंधा हुआ है, तो उस स्थिति में रगड़ने पर जो कम बल से बंधा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन अधिक बल से बंधे हुए
पदार्थ के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है। क्योंकि आकर्षण बल कम है इसलिए वो वहाँ से हट जाएगा और अधिक बल वाले पदार्थ के ऊपर पहुँच जाता है। इस कारण से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जबकि दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जबकि दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ से अगर हम देखें कि जैसे रेशम और कांच को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। माना कि कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो कांच की छड़ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, 5 की। और रेशम के कपड़े पर कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई, 5 की। तो यहाँ पर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित कहलाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। तो सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य होता है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तथा किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का तात्पर्य है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का तात्पर्य धनावेशित होना और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होना वो कहलाता है उस वस्तु का ऋणावेशित होना। तो यह होता है वस्तु के धनावेशित और ऋणावेशित होने का तात्पर्य। तो यह प्रक्रिया हुई किसके कारण, घर्षण के कारण। तो आगे हम यह भी देखेंगे कि जब इन दोनों वस्तुओं पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं था लेकिन घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर स्थानांतरण होता है जिससे एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वे वस्तु आपस में क्या हो जाती हैं, अब आवेशित हो जाती हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी, एक प्रक्रिया हम यह भी दे सकते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करना हो तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, घर्षण के द्वारा। तो अब हम यहाँ पर पुनः लौटते हैं। यहाँ पर धनावेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणावेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। लेकिन धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, दोनों में ही किसका योगदान हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का। यहाँ पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि और नाभिक में प्रकृति का सबसे प्रबल बल लगता है जिसे कहा जाता है नाभिकीय बल से प्रोटॉन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। इस कारण से नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता। इस कारण से किसी भी वस्तु के आवेशित होने में प्रोटॉन का योगदान नहीं होता है, योगदान होता है सिर्फ किसका, इलेक्ट्रॉनों का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होता है और वहाँ पर उस बंध को तोड़ने की जो ऊर्जा है वो एक तरह से हम घर्षण के द्वारा दे सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु के आवेशित होने में किसका योगदान है, इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकलता है और इलेक्ट्रॉन ही दूसरी वस्तु पर पहुँच रहा है। प्रोटॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना संभव नहीं है प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल के कारण। तो यही होता है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, जिसके अनुसार हम सारांश ये दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कण ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। इसे ही कहते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो अब यहाँ पर इसको जो यहाँ पर समझाया गया है उसको एक तरह से नोट्स की भाषा में लिखा गया है, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका वर्णन, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हैं। जो समझने के लिए टॉपिक को समझना ज़रूरी है, बाकी लैंग्वेज तो आप अपने मन से जोड़कर लिख सकते हैं। जो टॉपिक को आप बिल्कुल गहराई से समझें और समझने के बाद आप खुद लिखने का प्रयास करें स्वतः ही, क्योंकि खुद का लिखा हुआ
टॉपिक कभी भी नहीं भूला जाता है। नोट्स हम एक तरह से देख के बना सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये करें कि खुद अपने मन से इनको बनाएं। एक बार आप इनको ऐसे कैसे नोट कर सकते हो, दोबारा से आप खुद अपने मन से लिखें कि किस प्रकार से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि कुछ पदार्थ के परमाणु की अंतिम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से कम कसकर आबद्ध होते हैं, यानी बंधे हुए होते हैं, तथा कुछ पदार्थों के परमाणु में अधिक बल से कसकर आबद्ध होते हैं। अब यदि इन पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है या किसी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे रेशम के कपड़े व कांच की छड़ को रगड़ा जाता है, तो कम आकर्षण बल से आबद्ध इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से आबद्ध इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार किसी परमाणु से किसी प्रक्रिया द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो वह विद्युत रूप से धनावेशित हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलता है वो धनावेशित हो जाता है, तथा वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि रगड़ने की प्रक्रिया या अन्य प्रक्रिया जिसमें वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, अर्थात किसी वस्तु पर धनावेशित होने का तात्पर्य है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी का होना, जो अभी आपको समझाया गया। तथा रगड़ने की प्रक्रिया में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात किसी वस्तु पर ऋणावेश होने का तात्पर्य है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होना, जो अभी आपको समझाया गया है। अतः किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। अब देखें, यदि परमाणु में n1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n1, तथा प्रोटॉनों की संख्या कितनी है n2। एक सामान्य परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर। तो यहाँ कंडीशन अगर लें कि n1 बराबर n2 है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, तब हम यह कह सकते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। क्योंकि जितना ऋणात्मक आवेश है उतना ही धनात्मक आवेश है, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 0। इस कारण से परमाणु क्या हुआ, विद्युत उदासीन हुआ। यदि n1 ग्रेटर देन n2, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या कम है, तब हम कह सकते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से क्या है, ऋणावेशित है। थर्ड, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, तब परमाणु विद्युत धनावेशित होता है। तो 3 कंडीशन हमने देखी, n1 बराबर n2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, n1 ग्रेटर देन n2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है प्रोटॉनों की संख्या से, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है प्रोटॉनों की संख्या से, विद्युत धनावेशित। उदाहरण देखें कि जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम इसका देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यानी तीसरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तब क्लोरीन की तीसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7, और सोडियम में कितनी है, 1। अब यहाँ से देखें कि सामान्य अवस्था में सोडियम और क्लोरीन है, तो n1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, n2 प्रोटॉनों की संख्या 11। तो जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, इस कारण से यह हो गया विद्युत उदासीन। क्लोरीन की बात करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, प्रोटॉनों की संख्या 17, टोटल आवेश 0, तो यह हो गया विद्युत उदासीन। अब यदि इन दोनों को मिलाया जाता है या इन प्रक्रिया के द्वारा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वह पहुंच जाता है कहाँ पर, क्लोरीन पर। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्लोरीन पर पहुंच जाएगा। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो 11 ही रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में है, वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते। तो इस स्थिति में n1 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n2 11, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, कमी। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी का क्या अर्थ होता है कि सोडियम क्या हो चुका है, धनावेशित हो गया है। क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, इस कारण से उसमें पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो 17 ही बनी हुई है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने का तात्पर्य ऋणावेशित होना। इस कारण से क्लोरीन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। कितना माइनस है? 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही आया है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन आते तो 2 माइनस होता। यहाँ पर इन कथनों को लिखने की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह इनको हल करने में आपके ये काम आएंगे। देखते हैं, किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। तो किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम, जिससे धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जबकि ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होती है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻³ kg। माना कि किसी वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या हो गई? कमी। तो 1 का मान इतना है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 × 9.1 × 10⁻³ kg। तो इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा उस वस्तु का जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं इतने द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? वृद्धि। दूसरा, हम यह समझें कि कोई पदार्थ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें द्रव्यमान भी है। तो किसी पदार्थ में द्रव्यमान है तो उसका अर्थ यह हुआ कि उनमें परमाणु भी हैं। परमाणु हैं तभी उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनों का यदि स्थानांतरण हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पर आवेश भी है। तो जब भी किसी वस्तु में द्रव्यमान होगा तो ये पक्का है कि उसमें आवेश का गुण भी मौजूद होगा। तो अब इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं हम, इससे आप थोड़ा समझिए। जो समझने के लिए है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी वस्तु पर आवेश है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब हो सकता है जब परमाणु होगा। परमाणु तब हो सकता है जब वस्तु में द्रव्यमान होगा। थोड़ा समझिए, किसी वस्तु में द्रव्यमान है तभी उसमें परमाणु है, परमाणु है तभी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होगा? स्थानांतरण संभव होगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तभी ही हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आवेश है। तो आवेश का होना और नहीं होना एक तरह से किस पर निर्भर कर रहे हैं? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान है, परमाणु है, परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो आवेश है। यदि द्रव्यमान नहीं है तो परमाणु भी नहीं होगा, परमाणु नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह भी नहीं होगा, तो आवेश भी नहीं होगा। तो इस लैंग्वेज से हमें यह समझ में आ रहा है कि आवेश जो है वो किसकी वजह से है? द्रव्यमान की वजह से है। तो मैं यहाँ पर इसको इस लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि किसी आवेश का जो अस्तित्व होता है वह किसकी वजह से है? द्रव्यमान की वजह से। या मैं ये कह सकता हूँ कि आवेश हमेशा किससे बद्ध रहता है? द्रव्यमान से। द्रव्यमान है तो आवेश है, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है। यानी आवेश कुल मिला के किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पे। अब यदि किसी पदार्थ या वस्तु पर आवेश नहीं है, प्रारंभ में आवेश नहीं है, तो क्या अब हम यह कह सकते हैं कि उसमें द्रव्यमान भी नहीं होगा? या द्रव्यमान हो भी सकता है। तो यहाँ से हम देखें कि मान लीजिए कि यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। स्थानांतरण के कारण इनकी संख्या बदल जाती है जिससे आवेश होता है। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, जिससे टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर आवेश कितना होगा? 0। स्थानांतरण नहीं हो रहा है तब की स्थिति में।
तो जब स्थानांतरण नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वहाँ परमाणु तो है, और परमाणु आपके तभी हो सकता है जब वहाँ पर वस्तु में द्रव्यमान है। तो आवेश शून्य, लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश के बिना भी द्रव्यमान का अस्तित्व होता है। तो आवेश जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर होता है, द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं होता है। तो सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आवेश द्रव्यमान से बद्ध होता है और द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व होता है। उदाहरण हम यह देख सकते हैं कि जैसे जो फोटोन कण होता है, या नाभिक में हम एक कण की बात करेंगे जिसको कहेंगे न्यूट्रिनो, जो कि हम नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। विराम अवस्था में इन कणों का द्रव्यमान शून्य होता है। तो जब इनका द्रव्यमान शून्य होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर आवेश भी कितना होता है, शून्य। अर्थात इनमें द्रव्यमान नहीं था, इस कारण से उसमें आवेश भी नहीं होगा। यह था इस कथन का अर्थ। जो अभी आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से बद्ध रहता है, अर्थात उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता। उदाहरण हम यहाँ दे सकते हैं फोटोन और न्यूट्रिनो। तो यह देखा हमने आज के टॉपिक में, जिसमें किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का तात्पर्य क्या होता है, जिसका हमने रिजल्ट निकाला कि धनात्मक आवेश होने का तात्पर्य होता है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, चाहे वो घर्षण की प्रक्रिया हो या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु आवेशित हो चुकी है, और उस वस्तु पर किस प्रकार का आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ चुका है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु भी आवेशित हो चुकी है और उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक लेते हैं, तो किसी वस्तु या पदार्थ में आवेश के प्रवाह के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे पेन है, पेन में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश था, वो आवेश चलकर यहाँ दूसरे सिरे पर पहुँच रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पदार्थ में से आवेश का प्रवाह हो रहा है। किसी में यदि आवेश यहाँ पर है लेकिन वो इस जगह पर नहीं पहुँच रहा है, तो ये कह सकते हैं कि इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हुआ। तो आवेश के प्रवाह के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और उसके आधार पर पदार्थ दो प्रकार का होता है, चालक और विद्युत रोधी, जो निम्न प्रकार से हैं कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में गति करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं होता है और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वह आपके चालक कहलाएगा। उदाहरण, सभी धातुएं चालक होती हैं, मानव बॉडी चालक होती हैं, जंतुओं का शरीर चालक होता है, पृथ्वी भी एक चालक है, अम्ल, क्षार, लवण, H2O, ये सभी चालक पदार्थों में आते हैं। दूसरा, विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर जिनको बोलते हैं, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता यानी जिनमें करंट नहीं प्रभावित होती, वो विद्युत रोधी, और जिनमें आवेश का प्रवाह होता है यानी जिनमें करंट आता है, वो आपके चालक। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन पे नाभिक का आकर्षण बल नहीं होता है या उस नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होते हैं, जबकि इनमें नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर लगा रहता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते, और इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस कारण से उनको क्या कहा गया है, विद्युत रोधी। उदाहरण में हम लिख सकते हैं लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, ये सभी किस में आते हैं, विद्युत रोधी पदार्थों में। देखिए दोनों का सारांश यहाँ पर निकलता है कि जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई धातु का पेन है, जैसे चांदी का ही पेन है, इस पेन को यदि हम बालों के रगड़ते हैं, बाल और इस पेन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण से वो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुँच जाएगा। तो जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है
तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे इसको रगड़ा तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस हिस्से को हमने रगड़ा है यानी रब किया है बालों से, सपोज कीजिए। तो यहाँ पर इस हिस्से को घर्षण करवाया है तो यहाँ पर आवेश था। तो यदि यह पेन धातु का है तो आवेश यहाँ पर पहुँचा था, क्योंकि हमने इसी स्थान को रगड़ा है। तो धातु का होने के कारण वो आवेश यहीं पर नहीं रुकेगा बल्कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा। दूसरा, यदि यह पेन प्लास्टिक का ही है तो अब यदि इसको बालों से रगड़ते हैं, मान लीजिए इसको बालों से रगड़ा गया, तो कुचालक में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन पदार्थ तो है, पदार्थ में तो आवेश तो होता ही है, क्योंकि हर पदार्थ के अंदर परमाणु होता है। तो परमाणु होगा तो उसमें आवेश भी हो सकता है। तो जब इसको प्लास्टिक के पेन को यहाँ से रब किया जाता है तो अब आवेश इसी जगह पे पहुँचेगा जहाँ इसको रब किया गया था, लेकिन वो आवेश अब इसमें आगे नहीं जाएगा क्योंकि यह आवेश को प्रवाहित नहीं करता है। तो यहाँ से ये सारांश निकला कि जब किसी चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि कुचालक वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो जिस जगह पर या जिस स्थान पर आवेश दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आवेश दिया तो वो आवेश इसी जगह पर रहेगा, न तो बाईं तरफ जाएगा और न ही दाईं तरफ जाएगा। जिस स्थान पर इसको रब किया गया या जिस स्थान पर इसको आवेश दिया गया बाहर से, तो वो वहीं पर ही बना रहता है, वो दूसरी जगह पर नहीं जाता है। ये होता है चालक और कुचालक में आवेश के वितरण का अंतर। तो इसका उदाहरण जो चालक और कुचालक को समझने में भी काम आता है कि पेन, धातु के पेन को बालों के घर्षण करवाया, यहाँ पर आवेश था और हमने दूसरे सिरे को पकड़ रखा है, यहाँ पर आवेश था, आवेश यहाँ पर जाएगा। अब हम इसके टच में आ चुके हैं तो संपर्क के द्वारा वो आवेश हमारे हाथ में आएगा। हमारा हाथ खुद यानी हमारा हाथ या हमारी बॉडी खुद एक चालक होती है, तो वो आवेश हमारे शरीर में से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके ऊपर कोई आवेश बचा ही नहीं, क्योंकि आवेश तो दूसरी तरफ चला गया और पूरा पृथ्वी में पहुंच गया। अब यदि इस पेन को कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वहाँ पर कागज़ के टुकड़े नहीं चिपकते, क्योंकि आवेश तो इसका पूरा पृथ्वी में जा चुका है। यदि इसी धातु की छड़ के ऊपर यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका लगा दिया जाए, उस लकड़ी के हैंडल को हम पकड़ते हैं, तो फिर यदि इसको घर्षण करवाया जाता है तो हमने इसको आवेश दिया तो आवेश इसके यहाँ तक आएगा, लेकिन वो आवेश हमारे हाथ में नहीं आएगा क्योंकि अब हमने लकड़ी को पकड़ रखा है। तो वो इस छड़ के अंदर ही रहेगा, अब हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में नहीं जाएगा, इस पेन में ही विद्यमान रहेगा। अब यदि कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े इसके चिपक जाएंगे। यदि लकड़ी के गुटके को हटा दिया जाए फिर हाथ से पकड़ लेंगे तो फिर वो नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर विद्युत रोधी और चालक वो उदाहरण भी हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि चालक होगा तो आवेश हमारे शरीर से होता हुआ नीचे पृथ्वी में पहुंच जाएगा, इस पर कोई आवेश रहेगा नहीं। यदि लकड़ी का हत्था लगा दिया जाता है तो वहाँ पर लकड़ी का हत्था हमारे हाथ के टच रहेगा, तो वो धातु का आवेश हमारे हाथ में नहीं आएगा और वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यह था हमारे चालक और कुचालक का उदाहरण, जो हमने यहाँ पर समझा कि चालक में संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि कुचालक या विद्युत रोधी या अचालक पदार्थों में जिस स्थान पर आवेश दिया जाता है वो आवेश उसी स्थान पर बरकरार रहता है। इस टॉपिक का या ये जो सारांश निकाला है इसका अध्ययन हम आगे के टॉपिकों में पुनः करेंगे और वहाँ पर हमें इस पॉइंट की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको यहाँ पर समझाया गया है कि किसी कुचालक वस्तु में आवेश और चालक वस्तु में आवेश किस प्रकार से फैलता है। अभी हमने देखा था कि धातु की छड़ से आवेश कहाँ पर पहुँच गया था, पृथ्वी में। तो आवेश का पृथ्वी के साथ जो बांटने की प्रक्रिया है या साझा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है भूसंपर्कित करना। किसी वस्तु से आवेश पृथ्वी के साथ साझा करने या आवेश को पृथ्वी के साथ कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूसंपर्कित करना कहलाती है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसी वस्तु को आवेशित करना हो तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम उसको आवेशित कर सकते हैं, जिसके कुछ उदाहरण तो हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। घर्षण के द्वारा
आवेशन, यानी जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा था, स्थानांतरण, जिससे वो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और एक वस्तु ऋणावेशित। तो घर्षण के द्वारा उन पे क्या आया, आवेश। दूसरा होता है संपर्क के द्वारा आवेशन। 8 सेकंड में देखा था कि एक आवेशित कांच की छड़ या आवेशित प्लास्टिक की छड़ को सरकंडे की गोली के स्पर्श कराते हैं तो सरकंडे की गोली भी क्या हो गई थी, आवेशित हो गई थी। तो एक प्रक्रिया होती है वो स्पर्श द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। 2 विधियों का अध्ययन हम पहले वाले पार्टों में एक तरह से कर चुके हैं, उनको विस्तार से हम आगे वाले पार्ट में लिखेंगे। और तीसरी विधि होती है जिसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आवेशन की विधियाँ। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, सेकंड चालन द्वारा, स्पर्श द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन, नंबर 3 देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।